चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर अपना वो है विद्युत, चैप्टर नंबर 11 विद्युत। विद्युत धारा किसे कहेंगे? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर यानी प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे टी जो समय आएगा सूत्र में वहाँ प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड लिया जाता है। जब विद्युत धारा को परिभाषित करना हो तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात एकांक समय में चालक में से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक से समय टी में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का विद्युत धारा आई का सूत्र हो जाएगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। विद्युत धारा का क्या सूत्र हो जाएगा? आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ क्यू तो आवेश है और टी है समय, ठीक है समय। तो क्यू आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम और टी का मात्रक हो जाएगा सेकंड एस। तो विद्युत धारा का सूत्र हो गया आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ पे क्यू आवेश है, टी समय। आवेश का मात्रक है वो लिया जाता है कूलाम, सी से लिखते हैं। आवेश का मात्रक क्या लिया जाता है? कूलाम लिया जाता है। आवेश का मात्रक जो है वो कूलाम लिया जाता है और सी से लिखते हैं। समय का मात्रक लिया जाता है सेकंड और एस से लिखते हैं। विद्युत धारा का एक और मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एक और वैज्ञानिक साइंटिस्ट के नाम पे विद्युत धारा का दूसरा मात्रक हो गया एम्पियर। यानी विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है वो हो गया एम्पियर। क्या हो गया? विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 एम्पियर और माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 एम्पियर। कहीं पर मिली नाम आता है, मिली का मतलब 10 टू पावर -3 और माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6। तो एक माइक्रो एम्पियर यानी 10 टू पावर -6 होता है और एक मिली एम्पियर यानी 10 टू पावर -3 एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए कोई उपकरण भी होना चाहिए कि विद्युत धारा है वो परिपथ से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसको मापने के लिए, धारा का मापन करने के लिए उपकरण काम में लेते हैं जिसको एमीटर कहते हैं। एमीटर क्या कहते हैं? एमीटर। और एमीटर जो है विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। 2 प्रकार के संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। इस चैप्टर में आगे डिटेल से टॉपिक आएगा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन मतलब एक के पीछे एक जोड़ते जाते हैं, वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और समांतर क्रम संयोजन में जो प्रथम सिरे होते हैं ना वो सभी एक बिंदु पर होते हैं, प्रथम सिरे है ना समांतर क्रम संयोजन में। और दूसरे सिरे एक दूसरे अन्य बिंदु से जोड़े जाते हैं तो वो समांतर क्रम होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में एक के पीछे एक जोड़ते जाते हैं, आगे डिटेल से टॉपिक आएगा अपना। तो एमीटर है वो कौन से क्रम में लगाते हैं? एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और एक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जो इस बार क्वेश्चन आया था कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। एमीटर का प्रतीक ये एमीटर है डब्बे के अंदर और इधर ये धन टर्मिनल, बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ सिरा है एमीटर का, ये बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ सिरा और बीच में यहाँ पे एमीटर जोड़ दिया जाता है। तो ये एमीटर का प्रतीक हो गया, एमीटर का प्रतीक है। एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में। 1 मिली एम्पियर का मतलब 10 टू पावर -3 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 टू पावर -6 एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? अब नेक्स्ट जो वो 1 एम्पियर की परिभाषा है। 1 एम्पियर किसे कहेंगे? यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा कहलाती है 1 एम्पियर। चालक में विद्युत धारा का सूत्र आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी। क्यू का मान अपने को करना है 1 एम्पियर। इस क्यू का मान कितना करना है? 1 एम्पियर। तो 1 करने के लिए आवेश को भी 1 कूलाम लिया जाता है। आवेश को कितना? 1 कूलाम। और समय भी कितना लेंगे? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो वो धारा होती है 1 एम्पियर। क्या होती है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर हो गया 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन विद्युत परिपथ में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होते हैं। विद्युत धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होती है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट में
कितने समय में? 10 मिनट में प्रवाहित हो तो विद्युत आवेश का मान ज्ञात करो। विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर। टी का मान कितना? 10 मिनट। समय का मान कितना? 10 मिनट। तो टी बराबर हो जाएगा 10 मिनट गुणा 60, यानी समय है वो किस में लिया जाएगा? सेकंड में लिया जाएगा, और मिनट को सेकंड में बदलना है तो 1 मिनट में होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 10 मिनट में सेकंड निकालना है, 10 मिनट है ये, और 10 मिनट में सेकंड निकालना है तो 1 मिनट में 10 है तो 10 मिनट में हो जाएगा 10 गुणा 60, यानी 600 सेकंड हो जाएगा। कितना? 600 सेकंड। ये सेकंड आ गया ये। 10 मिनट में कितने सेकंड? 600 सेकंड। धारा का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर। अपना सूत्र है I बराबर Q/T। धारा दे रखी है, समय दे रखा है, और ज्ञात क्या करेंगे? Q। तो Q बराबर हो जाएगा I गुणा T। Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुणा T। I का मान रख दो 0.5, T का मान रख दो 600 सेकंड। 600 का 0.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300 कूलम। कितना आ जाएगा? 300 कूलम। ये आवेश का मान हो गया। ये प्रश्न है अपनी बुक का। किताब में एक प्रश्न दे रखा है 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट में प्रवाहित हो रही है तो विद्युत आवेश का मान ज्ञात करो। तो अपने सूत्र पता होना चाहिए पहले। सूत्र वो है, सूत्र है I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। I का मान दे रखा है, I का मान दे रखा है, समय दे रखा है 10 मिनट। मिनट में नहीं चाहिए, सेकंड में चाहिए। समय किस में चाहिए? सेकंड में। समय सेकंड में चाहिए। 10 मिनट दे रखा है तो सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे तो ये 10 मिनट में सेकंड आ जाएगी 600 सेकंड। ये सूत्र में समय हमेशा सेकंड में लिया जाता है। विद्युत धारा के सूत्र में समय किस में? सेकंड में। तो समय आ गया 600 सेकंड। I का मान दे रखा है 0.5। Q ज्ञात करना है तो T इधर लेके जाएंगे I के गुणा में, तो Q का सूत्र हो जाएगा Q बराबर I गुणा T। Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर I गुणा T। I का मान कितना है? 0.5, और समय का मान कितना है? 600। समय का मान 600 गुणा करेंगे तो 6 5 30, और एक अंक के बाद पॉइंट, तो आ जाएगा 300 कूलम। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है विद्युत परिपथ। नेक्स्ट क्या है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ यानी विद्युत धारा का बंद परिपथ सतत पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा का बंद परिपथ है, यानी बंद मतलब दोनों सिरे बैटरी से जुड़े होने चाहिए। ये तार का पहला सिरा, ये बैटरी का धन सिरा है और ये ऋण सिरा है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, ये बैटरी है। तो बैटरी का ये तार का पहला सिरा है वो धन सिरे से ऐसे जा रहा आगे। ये लगा हुआ बल्ब है ना, ये बटन स्विच है, स्विच को कहते हैं कुंजी। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब ये बटन चालू है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद ये तार आ रहा है, ये विद्युत धारा के मापन के लिए विद्युत परिपथ में ये एमीटर लगा हुआ है श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मापन करने के लिए। ठीक है भाई। और ये आ गई अपनी बैटरी। क्या है ये? बैटरी है ना। विद्युत परिपथ में बैटरी लगा रखी, ये बैटरी है। तो ये परिपथ बंद है। और विद्युत धारा का बंद पथ क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है। और वे अवयव जिनसे विद्युत परिपथ का निर्माण होता है विद्युत परिपथ के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। विद्युत परिपथ के अवयव कहलाते हैं जिनसे परिपथ का निर्माण है। देखो ध्यान से, ये है कुंजी, ये एमीटर, ये बैटरी, ये तो विद्युत उपकरण बल्ब वगैरह, और ये धारा प्रवाहित हो रही है। इनसे मिलकर विद्युत परिपथ का निर्माण होता है। तो ये अवयव बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे अवयव हो सकते हैं विद्युत परिपथ में। कौन कौन से होते हैं? देखो लिस्ट बनी हुई है, बुक में लिस्ट बनी हुई है। इनके प्रतीक अपने को पता होना चाहिए। इनके प्रतीक है ना, वो पता होना चाहिए। वे अवयव जिनसे विद्युत परिपथ का निर्माण होता है विद्युत परिपथ के अवयव कहलाते हैं। अब कौन कौन से अवयव विद्युत परिपथ में लगे होते हैं? देखो ध्यान से। पहला अवयव ले रखा है बल्ब। बल्ब ले रखा है, और बल्ब का प्रतीक है जो ये होता है ऐसे, ये बल्ब का प्रतीक है। उसके बाद सेल। क्या है? सेल है ना। सेल का प्रतीक क्या होता है? सेल का प्रतीक ये एक सेल है। सेल मिलकर बैटरी का निर्माण करती है। ये सेल एक से अधिक हो तो उसे कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। तो बैटरी का प्रतीक क्या हुआ? जैसे एक से अधिक सेल, ये रहा एक सेल, उसके बाद दूसरा सेल,
सेल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, बैटरी का निर्माण करेंगे। उसके बाद प्लग यानी बटन, स्विच कहते हैं जिसको, और स्विच बंद कब है, जब ये पॉइंट लगा हुआ है बीच में, इसका मतलब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, स्विच ऑन है। क्या है, स्विच ऑन है। उसके बाद है स्विच ओपन यानी खुला है, खुला है इसका मतलब ये बीच में पॉइंट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित है नहीं हो रही परिपथ में, बटन बंद है, स्विच बंद है। उसके बाद एमीटर का प्रतीक क्या होता है, ये तार है, इधर भी दूसरा सिरा है, ये बीच में ए लिखते हैं, ए का मतलब एमीटर, तो ये एमीटर का प्रतीक हो गया। उसके बाद वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को वी से लिखते हैं, ये इधर जो है ये धन सिरा है बैटरी का और ये ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है और वी से लिखते हैं, ये वोल्ट मीटर का प्रतीक। तार संधि का प्रतीक क्या होता है, जैसे ये तार इधर से एक आ रहा था, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दूसरा तार इधर से आ रहा है और ये तार आगे जा रहा है, तो यहाँ पे तार जुड़ा हुआ है, तो इसको तार संधि से ऐसे दर्शाते हैं। उसके बाद तार क्रॉसिंग हो रही है, यानी तार आपस में जुड़े हुए नहीं है, क्रॉसिंग हो रही, तार जुड़े हुए नहीं है, तार क्रॉसिंग का मतलब तार जो है वो जुड़े हुए नहीं है, ये तार क्रॉसिंग है। नेक्स्ट, इसका मतलब ये तार इधर जा रहा था और एक तार इसके ऊपर से इधर आ रहा है, मतलब ऐसे दर्शाते हैं इसको। जब तार जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट दिखाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे तार जुड़ा, एक तार इधर जा रहा है यहाँ से और ये ऊपर से जा रहा है, जुड़ा हुआ नहीं है, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है, तो तार क्रॉसिंग है, उसका अवयव, तार क्रॉसिंग अवयव का प्रतीक ये हो गया। उसके बाद प्रतिरोध है, उसके बाद क्या है, प्रतिरोध जो है उसको कैसे दर्शाते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या होता है प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह ये होता है ऐसे, ये प्रतिरोध को दर्शाते हैं ऐसे, ये क्या है, प्रतिरोध। उसके बाद परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब ये प्रतिरोध दर्शा के उसके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं ऐसे, ये ऐसा कहीं भी बना हुआ है परिपथ में, इसका मतलब यहाँ पे परिवर्ती प्रतिरोध लिखा हुआ है। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब हम प्रतिरोध को बदल सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध लगा सकते हैं, वो परिवर्ती प्रतिरोध होता है, अपनी आवश्यकता अनुसार। एक प्रतीक चिन्ह ये भी होता है परिवर्ती प्रतिरोध का, ऐसे प्रतिरोध लगा के ऊपर ये तीर, ये प्रतिरोध, इसके ऊपर ये एरो, इसका मतलब ये परिवर्ती प्रतिरोध का प्रतीक है चिन्ह। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो विभव, विभव अपना टॉपिक, विभव किसे कहेंगे और उसके बाद विभवांतर किसे कहेंगे, दोनों में एक ही अंतर है, विभव और विभवांतर। विभव में तो आवेश को लाते हैं अनंत से और विभवांतर में आवेश को लाते हैं विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। विभव और विभवांतर में एक ही अंतर है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विभव, और एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य वो विभवांतर कहलाता है। और जब आवेश को अनंत से लाया जाता है तब तो वो विभव होता है, और जब आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर है, दूसरा बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो जब आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो वो होता है विभवांतर। और जब आवेश को अनंत से लेके आते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं तो वो होता है विभव, यानी विभव में अंतर वो होता है विभवांतर। विद्युत क्षेत्र का एक बिंदु है ए, वहाँ से आवेश को लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कोई निश्चित विभव है, उसके बाद दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जा रहे हैं बी बिंदु तक, उन दोनों बिंदुओं पर विभव का जो अंतर है वो कहलाएगा विभवांतर, यानी वी ए माइनस वी बी। विभवांतर का सूत्र हो जाएगा W/Q, W यानी कार्य और नीचे है आवेश। एकांक आवेश को नीचे वाले को बोलते हैं एकांक, नीचे आवेश है तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बटे आवेश क्या कहलाता है विभवांतर। और परिभाषा कैसे बन जाएगी सूत्र से, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है विभवांतर, वी ए माइनस वी बी। सूत्र से ही इसका मात्रक हो जाएगा विभवांतर का, ऊपर कार्य है तो कार्य का मात्रक होगा जूल और नीचे आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो विभवांतर का एक मात्रक तो हो गया जूल बटे कूलाम, और दूसरा कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विभवांतर का दूसरा मात्रक होगा वोल्ट, दूसरा मात्रक क्या होगा वोल्ट। और विभवांतर को मापने के लिए उपकरण काम में लेते हैं जिसको कहते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को लगाते हैं पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं, वोल्टमीटर को लगाते हैं पार्श्व क्रम या
समांतर क्रम। वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में लगाते हैं? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में। और एमीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में। अब की बार जो प्रश्न आया था वो आया था कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं? तो वोल्ट मीटर को लगाते हैं समांतर या पार्श्व क्रम में, और एमीटर को हम पीछे अभी पढ़ के आए थे, एमीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है। उसके बाद है 1 वोल्ट की परिभाषा आती है। विभवांतर का सूत्र अपन जान गए, कार्य अपॉन आवेश कहलाता है विभवांतर। कार्य अपॉन आवेश क्या कहलाता है? विभवांतर। अब V बराबर यानी W अपॉन Q। V बराबर W, सूत्र V बराबर होता है W अपॉन Q। विभवांतर का जो सूत्र होता है V बराबर होता है W अपॉन Q। सूत्र से V का मान हमें चाहिए 1 वोल्ट। V का मान कितना चाहिए? 1 वोल्ट। तो W है वो 1 जूल करें ऊपर, और नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक 1 कूलाम करें। 1 जूल बटे 1 कूलाम है वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो किसी धारावाही चालक में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ये 1 वोल्ट की परिभाषा होगी। 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। 1 वोल्ट की परिभाषा ध्यान रखेंगे आप। Q का मान कर देंगे 1 कूलाम। सूत्र क्या होता है? V का W अपॉन Q। V का सूत्र W अपॉन Q। W का मान 1 जूल, Q का मान 1 कूलाम। परिभाषा हो जाएगी 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? V का मान कितना? 12 वोल्ट। 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, आवेश का मान Q का मान कितना? 2 कूलाम। ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो विभवांतर का सूत्र V का सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q। V का सूत्र क्या होता है? एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का सूत्र V बराबर होता है W अपॉन Q। W अपॉन Q। V का सूत्र क्या होता है? W अपॉन Q। V का सूत्र है वो W अपॉन Q हो गया। तो यहाँ से W याद करेंगे, W याद करें। V का सूत्र हो गया W अपॉन Q। V बराबर W अपॉन Q। तो W बराबर हो गया V इंटू Q। V का मान दे रखा है क्वेश्चन में। V का मान दे रखा है 12 वोल्ट, और Q का मान यहाँ से रख देंगे 2 कूलाम। V का मान 12 वोल्ट दे रखा है, तो 12 गुणा 2 उत्तर हो गया 24 जूल। कितना हो गया? 24 जूल। इसके बाद है ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहें? ओम का वैज्ञानिक है ओम, जिसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ओम नाम ध्यान रखेंगे, इतना ही काफ़ी है। ओम वैज्ञानिक ओम ने ओम का नियम दिया 1827 में, और इसने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया कि विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा कैसे बदलेगी। तो विभवांतर V और धारा I में क्या रिलेशन है उसको बताया ओम ने। क्या नियम है? देखो, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल समान हो तो चालक में प्रवाहित धारा I चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। V समानुपाती I। ओम का नियम है V समानुपाती I। जब कोई चालक तार है, कोई भी तांबे का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का तार है, उसकी भौतिक अवस्थाएं यानी उस तार की लंबाई है वो निश्चित होनी चाहिए। प्रयोग करते समय वातावरण का तापमान वो भी निश्चित होना चाहिए जहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। उस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो भी निश्चित होना चाहिए। ये तीनों स्थिर हो, बदले नहीं, भौतिक अवस्थाएं तीनों स्थिर हो तो चालक में जो धारा प्रवाहित की जाएगी वो चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होगी। तो विभवांतर जितना ज़्यादा है धारा उतनी ज़्यादा, विभवांतर कम है तो धारा उतनी कम। कब? जब ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल आदि सभी क्या हो? समान हो। तो ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती I होता है। ये समानुपाती का निशान यहाँ से हटाएंगे तो बराबर आएगा और एक स्थिरांक आ जाएगा जिसको लिखेंगे R, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो V बराबर हो जाएगा IR। ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? IR। यहाँ V है वो विभवांतर है, R है यहाँ पे प्रतिरोध, और यहाँ पर I है वो है धारा। यहाँ R चालक तार का क्या है? प्रतिरोध, जो कि एक क्या है? नियतांक। V और I के बीच ग्राफ भी बनाएंगे। V समानुपाती I है तो ग्राफ कैसा होगा? देखो,
ओम के नियम से अब जो V और I के मध्य जो ग्राफ है वो कैसा प्राप्त होता है। देखो ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं V समानुपाती I होता है। V समानुपाती I, ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती क्या होता है, I, यानी V का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान I भी बढ़ता है। V का मान बढ़ाने पे धारा भी क्या होती है, बढ़ती है, यानी समानुपाती का संबंध है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा में समानुपाती का संबंध है। और V और I के बीच ग्राफ बनाया ओम ने, तो ओम के अनुसार V जो है उन्होंने विभवांतर है वो y अक्ष पे लिया। विभवांतर कौन से अक्ष पे, y अक्ष पे, और ये धारा है ये उन्होंने x अक्ष पे ली। और V और I के बीच जो ग्राफ प्राप्त हुआ वो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा प्राप्त हुई। और ये रेखा की ढाल है ना, ये जो लाइन है इसकी स्लोप है वो प्रतिरोध को बताती है ना। ये स्लोप इसकी ज़्यादा है, जैसे एक ग्राफ, और ये भी मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा है, ये भी मूल बिंदु से जाने वाली, यहाँ मूल बिंदु से जा रही, तो इसकी जो स्लोप है वो कम है, इसकी स्लोप और ज़्यादा है और इसकी स्लोप और ज़्यादा है। यानी स्लोप जितनी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा ओम के नियम के अनुसार। तो ओम के नियम के अनुसार V और I के बीच जो ग्राफ प्राप्त होता है वो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा प्राप्त होती है ओम के नियम के अनुसार। तो ओम के नियम के अनुसार जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो प्रतिरोध R को संकेत करती है। ये जो सरल रेखा है ना मूल बिंदु से जाने वाली, ये किसको बताती है, प्रतिरोध R को बताती है। प्रतिरोध किसे कहेंगे, किसी चालक का वह गुण जो अपने अंदर से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। और इसे R, रेजिस्टेंस R से लिखते हैं। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, बाधा, मार्ग में कितनी बाधा है, बाधा ज़्यादा है तो धारा का प्रवाह कम होगा, और बाधा कम है तो धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा। R, बाधा को किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं, रेजिस्टेंस से लिखते हैं। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। प्रतिरोध का सूत्र हो गया फिर V बराबर I R से। प्रतिरोध का क्या सूत्र हो जाएगा, V बराबर, यहाँ समानुपाती का निशान ये हटाएंगे तो ये R आ गया। R का सूत्र निकालना चाहते हैं तो R का सूत्र निकालना चाहते हैं तो V बराबर, R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। R बराबर क्या, R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। V क्या है, विभवांतर, और I क्या है, धारा। तो मात्रक V विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र हो गया R बराबर V अपॉन I। प्रतिरोध का क्या सूत्र हो गया, R बराबर V अपॉन I। V का मतलब विभवांतर और I का मतलब धारा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर। एक वैज्ञानिक के नाम पे प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम ने V और I के मध्य संबंध स्थापित किया और एक समानुपाती स्थिरांक वहाँ पे R लगाया था प्रतिरोध, और इस प्रतिरोध का मात्रक ओम वैज्ञानिक के नाम पे हो जाएगा ओम। एक मात्रक तो हो गया वोल्ट बटे एम्पियर, एक मात्रक क्या होगा, वोल्ट बटे एम्पियर, और एक मात्रक हो गया ओम। ओम है उसको ऐसे लिखते हैं ओम, और ओम जो है वो प्रतिरोध का क्या है, SI मात्रक। तो प्रतिरोध का सूत्र हो गया R बराबर V अपॉन I। V, इसके बाद 1 ओम क्या होता है, 1 ओम प्रतिरोध का सूत्र ओम के नियम से निकालते हैं। V बराबर IR से प्रतिरोध का सूत्र निकाल देते हैं। R बराबर हो जाता है V अपॉन I। R बराबर क्या हो जाता है, V अपॉन R। V का मतलब 1 वोल्ट और I का मतलब 1 एम्पियर। I का मतलब 1 एम्पियर, V का मतलब 1 वोल्ट। तो 1 ओम की क्या परिभाषा हो जाएगी, किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो। उसके सिरों पर कितना विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। R का सूत्र होता है V अपॉन I। R का सूत्र V अपॉन I। R का सूत्र V अपॉन I। V का मान 1 वोल्ट हो, ऊपर V है, नीचे I है, I का मान 1 एम्पियर हो। यानी किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर हो तो उस तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। इसका मान भी कितना है, 1/1 क्या आएगा, 1 आएगा, यानी प्रतिरोध का मान भी कितना हो जाएगा, 1 ओम। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर।
किसी चालक में प्रवाहित धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा संबंध है। किस किस के बीच? धारा और प्रतिरोध के बीच उल्टा संबंध है। का धारा का मान ज़्यादा है तो यानी प्रतिरोध कम है। ये धारा और प्रतिरोध के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, यानी ये धारा ज़्यादा प्रवाहित हो रही है तो मार्ग में बाधा कम है, यानी प्रतिरोध क्या है? कम। और ऐसे लिख रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा, और ऐसे नीचे ऐसे लिख रहे हैं जिसका मतलब कम। तो धारा और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। कब? जब प्रतिरोध क्या कर दिया जाए? दुगना कर दिया जाए। प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है? 4 पॉइंट आएंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? देखो, पहला है लंबाई, चालक तार की लंबाई। किसी चालक तार की लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ये जो प्रतिरोध है ना, वे वो चालक तार की लंबाई की क्या होता है? समानुपाती होता है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती, यानी प्रतिरोध ज़्यादा होगा अगर चालक तार की लंबाई क्या है? ज़्यादा है। प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ये रहा प्रतिरोध, और ये लंबाई L लेंथ से लिखेंगे, और इसके होगा समानुपाती, यानी एक चालक तार की लंबाई इतनी है, एक की लंबाई और ज़्यादा है। ऐसे चालक तार की लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध है, इस लंबाई जिसकी ज़्यादा है उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चालक में से प्रवाहित धारा कम होगी, क्योंकि मार्ग में बाधा ज़्यादा है तो धारा प्रवाहित कम होगी, क्योंकि प्रतिरोध और धारा में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा अपने आप ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एक होता है अनुदैर्ध्य काट क्षेत्रफल। जैसे ये पेन है, ये पेन है, इस पेन को ऐसे बीच से हम लंबाई के लंबवत ऐसे बीच से काट देंगे तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। और एक इस लंबाई के अनुदिश ऐसे, इस लंबाई के अनुदिश ऐसे काट देंगे बीच में से, ऐसे बीच से, तो वो होगी अनुदैर्ध्य काट। और इस पेन को ऐसे बीच में से लंबाई के लंबवत काटेंगे तो वो होगी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ऐसे इधर से देखने पर, इस पेन को इधर से देखने पर ये है ना, ये निब, ये आगे वाली ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। किसी चालक का अनुप्रस्थ काट यानी मोटाई कितनी है, वही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मोटाई जितनी, मोटाई को ही बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। मोटाई प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, यानी मोटाई ज़्यादा है तो चालक तार में प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि उस तार में से जाने के लिए धारा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी तो उसका प्रतिरोध अपने आप ही कम हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी तार की मोटाई ज़्यादा है तो मार्ग में बाधा कम होगी इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, क्योंकि जगह ज़्यादा मिल जाएगी तार की मोटाई ज़्यादा है तो। जिस तार की मोटाई ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध कम होता है और धारा का मान अपने आप ही क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के समानुपाती। तीसरी चीज़ है तापमान। तापमान ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर ज़्यादा होगी और प्रतिरोध अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टक्कर ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तापमान पर किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। चालक मतलब धातुएं चालक होती है, कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सभी धातु है, और इन धातुओं का प्रतिरोध है वो बढ़ेगा तापमान बढ़ाने पे। और अधातु है, जैसे उपधातु हैं, अर्धचालक हैं, जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी उपधातु हैं, अर्धचालक है ना, उपधातु हैं, अर्धचालक होती है। तो अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है, लेकिन धातुओं का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। उसके बाद पदार्थ की प्रकृति पर, वितार किसका है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का है, चांदी का है। पदार्थ की प्रकृति पर, यानी तार किस चीज़ का लिया हमने। अलग अलग पदार्थ की प्रकृति के आधार पर प्रतिरोध भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो 4 चीज़ों में प्रतिरोध की निर्भरता आ गई। पहली है लंबाई पर, प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पर। दूसरी है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर प्रतिरोध निर्भर करता है। उसके बाद है तापमान पर निर्भर करता है। उसके बाद पदार्थ की प्रकृति पर जो है वो प्रतिरोध निर्भर करता है। लंबाई पे कैसे बोले? लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध ज़्यादा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा तो प्रतिरोध कम, तापमान ज़्यादा तो चालक तार का प्रतिरोध ज़्यादा, पदार्थ की प्रकृति पर यानी अच्छी प्रकृति का तार है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। 4 चीज़ों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। कौन कौन सी? पहली लंबाई पर, उसके बाद अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उसके बाद पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। तो बताओ समानुपाती किसका होता है? चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती किसके? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद तापमान पर, तापमान ज़्यादा तो प्रतिरोध ज़्यादा। उसके बाद पदार्थ की प्रकृति पर, अलग अलग पदार्थ की प्रकृति के आधार पर प्रतिरोध भी क्या होता है? अलग अलग। उसके बाद प्रतिरोधकता,
प्रतिरोधकता किसे कहेंगे? जैसे हमने प्रतिरोध जो पढ़ा था, प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती था और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या था? व्युत्क्रमानुपाती। बट्टा में नीचे आ रहा है इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती और ऐसे समानुपाती आ रहा है, ये एल है। तो हम पढ़ के आएंगे प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तो था व्युत्क्रमानुपाती, ये रहा व्युत्क्रमानुपाती, और प्रतिरोध है वो लंबाई के था समानुपाती। ये दो चीज़ हमें अभी पढ़ के आएंगे। प्रतिरोध 4 चीज़ों पर निर्भर करता है, लंबाई के तो समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा एल लंबाई और नीचे आ जाएगा ए यानी अनुप्रस्थ काट है क्षेत्रफल। तो आर ये समानुपाती का चिन्ह, ऊपर एल और नीचे व्युत्क्रमानुपाती ए, दोनों को साथ साथ लिख दिया। ये प्रतिरोध 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, कैसे करता है बोले? ऊपर एल यानी समानुपाती, नीचे ए यानी व्युत्क्रमानुपाती हो गया। और ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा जिसको लिखेंगे रो से। तो आर बराबर हो जाएगा रोले अपॉन ए। आर बराबर क्या हो गया? आर बराबर हो गया रो एल अपॉन ए यानी रोले अपॉन ए। प्रतिरोध का सूत्र हो गया रोले अपॉन ए। आर बराबर हो गया रोले अपॉन ए। हमें यहाँ पे रो है ना, रो को कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? रो को कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को किससे लिखते हैं? रो से। ये है रो, ऐसे लिखते हैं रो और ऐसे लिखते हैं रो। इस रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। रो हमें ज्ञात करना है तो जो चीज़ पढ़ के हैं उसी से ज्ञात करेंगे। आर समानुपाती एल था और उसके बाद आर व्युत्क्रमानुपाती ए था, दोनों को साथ साथ लिखा। तो दोनों को साथ साथ लिखेंगे तो दोनों को ऐसे लिख देंगे आर समानुपाती एल अपॉन ए। ये समानुपाती का निशान हटाएंगे तो वहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा रो, जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं। तो आर का सूत्र आ गया आर बराबर रो एल अपॉन ए। एक आर का सूत्र अभी हम पढ़ गए थे, आर बराबर वी अपॉन आई। ये दूसरा सूत्र आ गया आर का रो एल अपॉन ए। रो ज्ञात करना है। रो को क्या कहते हैं? रो को कहते हैं प्रतिरोधकता। रो ज्ञात करना है, ये इसको एक तरफ लिख लिया और ये ए ले गए इधर ऊपर तो इसके गुणा में आ गया एल, इधर नीचे आ जाएगा बट्टा से। तो ये रो का सूत्र हो गया। प्रतिरोध के सूत्र से रो का सूत्र ज्ञात कर लिया। किसके सूत्र से? प्रतिरोध के सूत्र से रो यानी प्रतिरोधकता का सूत्र ये आ गया रो बराबर आर ए अपॉन एल। यहाँ पे आर क्या है? आर प्रतिरोध है और ये रो क्या है? ये प्रतिरोधकता है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और एल क्या है? ये लंबाई है। तो रो है तो रो का मात्रक ज्ञात करेंगे। रो का क्या ज्ञात करेंगे? मात्रक। तो मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे आर है, आर प्रतिरोध और प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। ये एल है, ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो मात्रक हो जाएगा ओम गुणा 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो ऊपर मीटर स्क्वायर था, 2 मीटर थे तो 2 में से 1 कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया रो बराबर हो गया ओम गुणा में मीटर। रो बराबर क्या हो गया? ओम गुणा मीटर। रो बराबर ओम गुणा में मीटर। तो प्रतिरोधकता या रो का मात्रक हो गया ओम गुणा मीटर। क्या हो गया? ओम गुणा मीटर। तो आप यहाँ ए क्या है? ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर। यहाँ आई क्या है? आई एम्पियर होती है, लेकिन यहाँ पे ये एल है। एल क्या है? यहाँ पे लंबाई है तो लंबाई है जिसका मात्रक मीटर। यहाँ पे आर क्या है? ये आर है, ये आर है प्रतिरोध और जिसका मात्रक होगा ओम। क्या होगा? ओम। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन मतलब प्रतिरोध जोड़ना है और 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो प्रतिरोधों का संयोजन यानी 2 प्रकार से प्रतिरोधों को कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है पैरेलल यानी पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से हो गया। फर्स्ट जो है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत धारा का मान समान और विभवांतर का मान अलग अलग होता है, वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कैसे? देखो डायग्राम से समझते हैं कैसे। डायग्राम से समझे। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान तो होता है समान। धारा का मान क्या होता है? समान। और विभवांतर का मान अलग अलग कैसे होता है? देखो ध्यान से। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब है कि
ये जैसे यहाँ पे ये पहला प्रतिरोध है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं हम। ये पहला प्रतिरोध है रेजिस्टेंस R1, पहला प्रतिरोध। उसके बाद है ये दूसरा प्रतिरोध, प्रतिरोध R2। उसके बाद है तीसरा प्रतिरोध, प्रतिरोध R3, ये तीसरा प्रतिरोध। अब ये तीनों प्रतिरोध है एक दूसरे के पीछे। ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा है, ये दूसरा प्रतिरोध है ये R2, ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है। उसके बाद तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा आगे ये चला गया। परिपथ आरे का ये श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे, ये जैसे यहाँ पे बैटरी लगा रखी है हमने, बैटरी है तो बैटरी का काम होता है धारा प्रवाहित करना, है ना। बैटरी से विद्युत धारा आई आ रही है और ये आगे ऐसे परिपथ में जा रही है, तो यहाँ पे जाने के लिए एक ही मार्ग है। तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के पीछे जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, तो धारा के जाने के लिए एक ही मार्ग है। तो ये धारा यहाँ से जाएगी, जितनी धारा इस पहले प्रतिरोध से जाएगी उतनी ही यहाँ से आगे जाएगी दूसरे प्रतिरोध से, उतनी धारा आगे तीसरे प्रतिरोध से जाएगी, फिर ऐसे वहाँ यहाँ से वापस। ये कुंजी है, ये बटन है, स्विच है, और यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है, इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये परिपथ बंद परिपथ है और स्विच ऑन है। उसके बाद ये धारा यहाँ से आई और जितनी धारा गई थी उतनी धारा वापस बैटरी में आएगी। तो ये धारा के जाने के लिए एक ही मार्ग और तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 से धारा का मान समान प्रवाहित होता है। तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है। कौन से संयोजन में? श्रेणी क्रम संयोजन से। लेकिन विभवांतर का मान है वो श्रेणी क्रम संयोजन में अलग अलग होता है। तीनों प्रतिरोधों पर जो विभवांतर मिलेगा हमें V1, दूसरे प्रतिरोध पर विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध पर विभवांतर V3। तीनों पर अलग अलग है, V1, V2 और V3। लेकिन यहाँ से धारा जो जा रही है वो भी आई है, दूसरे प्रतिरोध से जो धारा जा रही है वो भी आई है, और तीसरे प्रतिरोध से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो भी क्या है? आई। माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, उसके बाद बैटरी है, उसके बाद कुंजी और एमीटर तीन। ये सभी कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए। तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3, उसके बाद बैटरी, कुंजी और एमीटर, ये सभी कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए। ओम का नियम हम जानते हैं। ओम के नियम से क्या होता है? V समानुपाती I होता है। ओम के नियम से V समानुपाती I। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R, तो V बराबर हो जाएगा IR। ठीक है। R1 प्रतिरोध के लिए, इस R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध ये, इसके लिए ओम का नियम लगाएंगे V बराबर IR से। तो ओम के नियम के अनुसार R1 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान V1 है, ये V1, धारा का मान I है और प्रतिरोध R1 है, तो प्रतिरोध R1 हो ही गया। R1 प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध का मान कितना? R1। R2 प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएंगे तो V2 बराबर हो जाएगा I का मान सेम ही है R2। R3 प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएंगे तो V3 बराबर हो जाएगा IR3। क्या हो जाएगा? IR3। तो पहला जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर V1 है, वो होगा IR1। दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 होगा IR2। तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा V3 बराबर IR3। तीनों विभवांतर को जोड़ेंगे तो बैटरी का कुल विभवांतर आ जाएगा V1, V2 और V3। तो कुल विभवांतर होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से ये चारों मान है ना, ये चारों मान इस समीकरण में रखेंगे तो V बराबर रखेंगे तो हो जाएगा IR। V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर हो जाएगा IR2, V3 बराबर हो जाएगा IR3। I कॉमन लेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हो गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, है ना।
दोबारा से बता देंगे श्रेणी क्रम संयोजन, और आगे जो दूसरा संयोजन आएगा वो होगा समांतर क्रम संयोजन। ये दूसरा संयोजन कौन सा, समांतर क्रम संयोजन, ये अपने अगली क्लास में दोबारा से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।